तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के बारे में, जो कि सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम स्पेशल था। आज डायनामाइट का एक बड़ा टाइटल चेंज हमें देखने को मिला मेन इवेंट में, थंडर रोसा वर्सेस ब्रिट बेकर फॉर द AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके अलावा द हार्डीज का ऑफिशियल AEW डेब्यू और साथ के साथ और भी बहुत सारी चीजें थी गाइस। तो अब वीडियो को एंड तक देखते रहें। हम ऑब्वियसली पूरे शो को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। काफी सारे हिंट्स हैं, काफी सारी आगे की स्टोरी लाइंस हैं जो कि आज के शो में हमको क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो वैंकूवर का व्लॉग पार्ट नंबर 3 यानी कि डे नंबर 3 है वो अब अपलोड हो चुका है। लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जाके आप उसको इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करें। काफी अच्छा सा आपको लगेगा वो व्लॉग, कुछ नई चीजें हैं जो कि आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली आप लोग उस पर ओपिनियंस जो है मुझे उस वीडियो में जाके कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अब इस शो को यहाँ पे स्टार्ट करता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पे एडम कोल और रेड ड्रैगन की टीम लड़ रही थी अगेंस्ट द जुरासिक एक्सप्रेस एंड एडम हैंगमैन पेज। और अगर क्राउड की मैं बात करूं, सैन एंटोनियो टेक्सास के अंदर ये शो हो रहा था। लोग एकदम रेडी थे इसके अंदर। एक हॉट स्टार्ट मिला इस मैच को और ओवरऑल रेसलिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़िया थी। एक काफी कमाल की मोमेंट थी जहां पे हैंगमैन पेज और जुरासिक एक्सप्रेस तीनों ये जो लोग हैं वो एक ही टाइम पे मून सॉल्ट लगाते हैं अलग अलग बंदों के ऊपर। तो ये काफी कूल मोमेंट थी। इसके अलावा हमें काफी सारी यहाँ पे सुसाइड डाइव्स देखने को मिली हैं। हार्ड हिटिंग फास्ट पेस से पूरा मैच था और ओपनिंग के हिसाब से जो इसको काम करना था बिल्कुल इसने वही करा और रिजल्ट जो है इस बार हील की फेवर में गया, क्योंकि एट द एंड एडम हैंगमैन पेज लगाते हैं जंगल बॉय के ऊपर बूम यानी कि द लास्ट शॉट और यहाँ पे वो पिन कर देते हैं उनको टू गेट द विक्ट्री। तो आज जो शो में हमें देखने को मिला इसके हिसाब से तो क्लियरली यही लग रहा है कि एडम कोल और हैंगमैन एडम पेज की स्टोरी लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इन दोनों के अलावा और किसी को इस समय पे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में इन्वॉल्व करते हैं या फिर नहीं। लेकिन ये दोनों अभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने वाले, इतना जरूर गाइस आज हमको आइडिया मिल गया है। इसके बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन डैनियलसन का मैच होता है अगेंस्ट व्हीलर यूटा एंड चक टेलर यानी कि द बेस्ट फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम जानते थे गाइस रिजल्ट क्या होने वाला है। ब्रायन और मॉक्सली एक बार फिर से अपना मैच यहाँ पे जीत जाते हैं और विलियम रीगल जो कि कमेंट्री पर बैठे हुए थे, काफी अच्छी इनसाइट्स उनकी तरफ से जानने को मिली, वो आते हैं यहाँ पे मैच के बाद और वो कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं ब्रायन और जॉन मॉक्सली को। और व्हीलर यूटा जो कि एग्जिट ले रहे होते हैं यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, वो वापस आते हैं रिंग में और ऐसा लगता है कि वो हैंडशेक ऑफर करते हैं विलियम रीगल को, लेकिन विलियम रीगल उनको हाथ मिलाने की बजाय थप्पड़ मारते हैं। और यहाँ पे व्हीलर यूटा जबकि अपना गुस्सा दिखाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है, फिजिकली अटैक नहीं करते विलियम रीगल को। ऑब्वियसली वो वहां उस सिचुएशन में नहीं थे, लेकिन विलियम रीगल को वो चीज पसंद जरूर आई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि जो विलियम रीगल अपनी टीम बना रहे हैं मॉक्सली और ब्रायन की, ये तो मेन चीज है ही, लेकिन इसके आगे वो रुकने वाले हैं नहीं। शायद व्हीलर यूटा को ये बात रियलाइज हो गई है कि विलियम रीगल एक ऐसा मैनेजर है जो उनका करियर आगे लेके जा सकता है। और वैसे भी अगर बात करी जाए तो बेस्ट फ्रेंड में वो थोड़े अलग से लगते हैं, वहां पे उनका रोल उतना कोई सेट है नहीं, तो क्यों ना उनको यहाँ पे मॉक्सली और ब्रायन के साथ डाला जाए थर्ड मैन की तरह, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ाने का उनको यहाँ पे मौका मिल जाए। तो ये गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज थी। इसके बाद बैक स्टेज FTR बात कर रहे होते हैं किस तरीके से उन्होंने टली ब्लैंचार्ड को फायर कर दिया, कि उनका फोकस खराब हो गया था और वो सही से गाइड नहीं कर पा रहे थे FTR को। यंग बक्स यहाँ पे आते हैं और FTR को याद दिलाते हैं किस तरीके से वो पहले भी फोकस नहीं थे, अभी भी फोकस नहीं है और एक बार फिर से उनकी वही हालत है जो कि पहले थी विदाउट द टैग टीम चैंपियंस। तो काफी सारे उनके अगेंस्ट शॉट्स लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन काइंड ऑफ मुझे लग रहा है बिल्ड करेगा नेक्स्ट वीक बिटवीन द यंग बक्स एंड FTR। एक और मैच शायद हो सकता है, प्रोबेबली क्या पता नंबर 1 कंटेंडर भी गाइस उससे AEW क्राउन करे। इसके बाद बैक स्टेज रिकी स्टार्क्स होते हैं जो कि एक्लेम्ड को कन्फ्रंट करते हैं और उनको समझा रहे होते हैं कीथ ली के बारे में। इससे पहले शो में हमें रिकी स्टार्क्स और कीथ ली की भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है, जहां बेसिकली कीथ ली को अपर हैंड मिला था और वो कहते हैं कि रैम्पेज में मैं वही तुम्हारा हाल करूंगा जो कि लास्ट वीक करा था। अब मैं रैम्पेज नहीं देखता तो ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे जाऊंगा नहीं, लेकिन बेसिकली रिकी स्टार्क्स एक्लेम्ड को कहते हैं कि तुम्हें अपना काम सही से करना है कीथ ली को हराने का। और यहाँ पे आ जाते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड और वो बोलते हैं बेसिकली कि भाई मेरा हाउस है फ्राइडे नाइट्स को रैम्पेज पे और रिकी स्टार्क्स तुम उस बारे में कुछ कर नहीं सकते हो। तो 2-3 आगे पीछे जा रहे हैं यहाँ पे सुपरस्टार्स। एक्लेम्ड इन्वॉल्व है, रिकी स्टार्क्स, पावर हाउस हॉब्स, कीथ ली और साथ के साथ गाइस आप स्वर्व स्ट्रिकलैंड भी। इसके बाद हम बात करें तो क्रिस जेरिको आ जाते हैं रिंग के अंदर 2.0 के साथ, जेक हेगर के साथ, डैनियल गार्सिया के साथ, द क्रिस जेरिको या फिर द जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी। ऑब्वियसली अब वो एक हील बन गए हैं, लेकिन लोग तब भी जूडास गाते रहेंगे। और यहाँ पे 2.0 सबसे पहले यही बोलता है कि भाई देखो हमारे बस में ये बात होती तो हम तुम्हें क्राउड ऐसे गाने नहीं देते, लेकिन इसी वजह से जेरिको हमसे बेटर है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इस पूरे प्रोमो में क्रिस जेरिको ने बेसिकली यही बात बताई कि हर एक मेंबर जो इस सोसाइटी का पार्ट है वो क्यों उनको अप्रिशिएट करता है
और किस वजह से ये जो लोग हैं अब वो क्रिस जेरिको की केयर नहीं करते। लेकिन जेरिको ऐसे कहते हैं कि भाई जितना भी ये पूरा रोस्टर है ना उनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सारे प्रो रेसलर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग करने आए हैं। लेकिन हम ये जो ग्रुप है वी आर नॉट प्रो रेसलर्स, वी आर स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स। और आप ये बात जानते हैं गाइस कि जब भी ये टर्म मेंशन करी जाती है तो WWE का जो ख्याल है सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है। तो एक परफेक्ट हील एक बार फिर से क्रिस जेरिको प्ले कर रहे थे और सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी के कि हम जो हैं बेसिकली स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स हैं। और उसके बाद जेरिको बोलते हैं डैनियल गार्सिया का उनको पता नहीं था ये बंदा कौन है, किसी का एक्सीडेंट उन्होंने सुना था हुआ है किसी रेसलर का, उन्होंने पैसे डोनेट करे थे और वो बंदा एक बार फिर से चल पाया और वो और कोई नहीं बल्कि डैनियल गार्सिया था। वो कहते हैं कि मेरा फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड यानी कि केविन, वो कहते हैं उसका कॉल आया कि 2 बंदे WWE से फायर हो गए हैं, इसको अपने पॉडकास्ट पे लेके आ ताकि उनको जॉब मिल जाए। उनको क्रिस जेरिको ने जॉब दिलवाई क्योंकि उसके अंदर उनको पैशन दिखा और वो और कोई नहीं बल्कि 2.0 थे, इसलिए ये लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और वो कहते हैं कि 2.0 इतना बकवास नाम है कि इसको अब हम यूज नहीं करेंगे और इन दोनों बंदों को अब से हम इनके रियल नाम से बुलाएंगे। और जेक हेगर की स्टोरी तो ऑब्वियसली गाइस हम यहाँ पे जानते ही हैं कि वो क्रिस जेरिको के साथ डे 1 से हैं और वो कहते हैं कि 2010 से लेके जो है जेक हेगर मेरे साथ बना हुआ है, ये मेरा बहुत पर्सनल एडवाइजर है और मैं इस पे हमेशा ट्रस्ट करता हूं। तो क्लियरली क्रिस जेरिको कहते हैं कि भाई रेसलिंग के अंदर अब ज्यादा जीनियस माइंड्स बचे नहीं है और जो प्रोबेबली आखिरी माइंड बचा है वो मैं ही हूं। और एक बार फिर से वो अपने कैरेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है और जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी इज हियर टू डिस्ट्रॉय प्रो रेसलर्स एंड वी आर नथिंग बट स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स। और उसके बाद बचता है यहाँ पे जूडस गाना और क्लियरली अब यहाँ पे जबकि इनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट हो गई है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इस बारे में है। अब इनको चाहिए होंगे अपोनेंट्स, कौन सी ऐसी टीम है या फिर स्टेबल है जो कि इनके अगेंस्ट जा सकता है गाइस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये TNT चैंपियनशिप का मैच हुआ वार्डलो अगेंस्ट स्कॉर्पियोस का है, जहां पे काइंड ऑफ मुझे तो यही लग रहा था कि वार्डलो मैच को जीतने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है इतने टाइम से कोई चांस नहीं था यहाँ पे कि वो इस मैच को हारे। तो पूरा वो डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने अपने 3 पावर बॉम्ब्स भी लगा दिए। लेकिन उसके बाद बाहर आ जाते हैं यहाँ पे एक्चुअली में शॉन स्पीयर्स और उनके पास 2 चेयर्स थी हाथ में और वार्डलो उनसे ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो रिंग साइड पे स्कॉर्पियो स्काई को एक पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है, रेफरी शॉन स्पीयर्स को रोकने के लिए जाते हैं और पीछे से MJF आके अटैक कर देते हैं वार्डलो को। ये बात किसी को पता नहीं लगती है, तो सारी डिस्ट्रैक्शन इंटरफेरेंस की वजह से स्कॉर्पियो स्काई रोल अप करके हरा देते हैं यहाँ पे वार्डलो को और वो TNT चैंपियनशिप को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि MJF ने यहाँ पे डैन लैम्बर्ट और अमेरिकन टॉप टीम को पे करा था ये सारा काम करने के लिए, पूरा सेटअप था जो कि MJF ने करा था। तो बेसिकली गाइस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि MJF ने वार्डलो को TNT चैंपियनशिप कॉस्ट करी है। और जो फ्यूड की मैं बात कर रहा था MJF और वार्डलो के बीच में, शायद अभी वो TNT चैंपियनशिप के लिए तो नहीं होगी, लेकिन इससे पहले MJF वापस TNT टाइटल के लिए जाएं, उनको MJF को खत्म करना जरूरी है और तभी वो आगे अपने सिंगल्स करियर के अंदर बढ़ पाएंगे। आई थिंक मजा आएगा देख के कि क्या MJF इसके अंदर स्टिपुलेशन रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि अगर MJF जीत जाते हैं तो वार्डलो को वापस जो है वो सर्व करना पड़ेगा MJF को, और अगर MJF हार जाते हैं तो वो रिलीज कर देंगे वार्डलो को ऑन अ सिंगल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्यूड काफी स्लोली बिल्ड करी जा रही है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लोग CM पंक की चैंट्स कर रहे थे, लेकिन आज के शो पे भी गाइस CM पंक हमें देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद आता है द हार्डीज का डेब्यू और लोग सबसे ज्यादा इसीलिए खुश हैं कि भाई जेफ और मैट का WWE वाला थीम सॉन्ग AEW यूज कर पा रही है। ऑब्वियसली लोग उससे रिलेट करते हैं। इनका मैच होता है यहाँ पे मैट हार्डी के पुराने स्टेबल के 2 बंदों के साथ, यानी कि प्राइवेट पार्टी के साथ, और ऑब्वियसली यहाँ पे अपने डेब्यू के अंदर हार्डी बॉयज को जीतना था। ये दोनों एंड में लगाते हैं ट्विस्ट ऑफ फेट, जेफ हार्डी लगाता है स्वांटन बॉम्ब और अपनी टीम को यहाँ पे विक्ट्री देते हैं। मैच के बाद अंड्राडे फैमिली ऑफिस बाहर आता है और ऐसा लगता है कि वो सारे घेर के खड़े हो गए हैं हार्डी बॉयज को, लेकिन स्टिंग और डार्बी एलिन बाहर आते हैं और अंड्राडे फैमिली ऑफिस वहां से भाग के चले जाता है। तो ये मल्टीपल टैग टीम मैच यहाँ पे क्लियरली सेटअप करा जा रहा है गाइस, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कहां पे लीड करेगा। और फाइनली अगर हम बात करें शो के मेन इवेंट की, थंडर रोसा अगेंस्ट ब्रिट बेकर फॉर द AEW वुमेन्स चैंपियनशिप, और जबकि थंडर रोसा एक्चुअली में मैक्सिकन है, उनको बिल करा जाता है फ्रॉम सैन एंटोनियो टेक्सास। तो टेक्निकली आज उनका ये होम टाउन था, उनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके की एंट्रेंस दी गई और एंट्रेंस देख के ऐसा लग रहा था कि आज उनके लिए एक स्पेशल नाइट है एंड शी इज प्रोबेबली गोइंग टू विन द टाइटल। और ये स्टील केज मैच देखने को मिला, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था, दिस वाज ब्रूटल, दिस वाज ब्लडी और एक परफेक्ट मेन इवेंट था जो कि AEW बुक कर सकती थी। इन दोनों की स्टोरी लाइन 1 साल से ज्यादा चल चुकी है, हमें बात जानते हैं,
और भाई बहुत ज्यादा मजा आया मुझे ये मैच देखने में। ब्रिट बेकर के पास कॉन्फिडेंस था, लेकिन ब्रिट बेकर के पास जेमी हेटर और रेबेल नहीं थी जो कि इस बार उनको रिंग साइड पे हेल्प कर सकें। तो रेफरी मैच में यहाँ पे नीचे गिर जाता है और ब्रिट बेकर के पास ऑप्शन था यहाँ पे मैच जीतने का, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी व्हाइट नॉइज टाइप फिनिशर लगाती हैं फ्रॉम द टॉप रोप ऑन अ पाइल ऑफ चेयर्स। और यहाँ पे रेफरी नहीं था तो ब्रिट बेकर बाहर बुलाती हैं और आ जाती हैं ऑब्री एडवर्ड्स, और यहाँ से मैच होता है कंटिन्यू। एक और सीक्वेंस देखने को मिलता है पाइल ऑफ चेयर्स पे। इस बार थंडर रोसा नहीं बल्कि ब्रिट बेकर गिरती हैं और फाइनली ब्रिट बेकर लेके आ जाती हैं थंब टैक्स, जिसपे पहले थंडर रोसा गिरी, उसके बाद जाती हैं ब्रिट बेकर अपनी लॉक जॉ के लिए और थंडर रोसा उनका हाथ जो है वो काट देती हैं और यहाँ से फिर वो लगाती हैं पावर बॉम्ब ऑन ब्रिट बेकर ऑन द थंब टैक्स और उसके बाद अपना थंडर रोसा ड्राइवर लगाती हैं गाइस, टाइगर ड्राइवर, और वो हरा चुके हैं यहाँ पे ब्रिट बेकर को टू बिकम द न्यू AEW वुमेन्स चैंपियन। ये एक लंबी स्टोरी है, एक बार फिर से AEW हैज प्रूवन कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग मेक्स इट वर्थ इट। और थंडर रोसा जो कि पहले भी चैंपियन मटेरियल थी, हमें बात जानते थे, अब एक बार फिर से उनके पास टाइटल आ चुका है और ब्रिट बेकर की ये बहुत अच्छी लंबी कमाल की रेन अब खत्म हो गई है और आगे क्या होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ब्रिट बेकर डेफिनेटली फ्यूचर में फिर से चैंपियन बनेंगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार क्या एक्स्ट्रा स्पेशल AEW कर सकती है थंडर रोसा के साथ, ताकि वो उसी लेवल पे या उससे ज्यादा AEW की वुमेन्स डिवीजन को रख पाए जिस पे ब्रिट बेकर ने गाइस रखा हुआ था। तो गाइस ये था आज का AEW डायनामाइट का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है लाइक करें और अपने सारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना ना भूलें। एक बार फिर से बोल रहा हूं, व्लॉग जरूर चेकआउट करें, द लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।